हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग फ्रिक्शन के बारे में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड, फ्रिक्शन के बारे में जैसा कि आप लोग क्लास 9th में जो जानते थे, जो आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से, आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि द फोर्स विच अपोजेज द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। यानी कि वो फोर्स जो कि मोशन को अपोज करता है वो फ्रिक्शन कहलाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्या अगर किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी जो है सो मोशन नहीं कर रहा है, तो क्या उस पर फ्रिक्शन नहीं होगा? होगा, उस पर भी फ्रिक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तभी जो है सो उस पर फ्रिक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर बॉडी रेस्ट में है उस केस में भी फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है एक्चुअल में। तो फ्रिक्शन इज ए कंटैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ कंटैक्ट फोर्स। ठीक है, इन विच द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन एंड इम्पेंडिंग मोशन ऑफ अ कंटैक्ट बॉडी। यानी कि अगर दो बॉडी अगर कंटैक्ट में है तो उस केस में उन दोनों बॉडी के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर इम्पेंडिंग मोशन कहिए, उसको जो फोर्स अपोज करता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ ए कंटैक्ट फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन एंड इम्पेंडिंग मोशन ऑफ अ बॉडी विच आर इन कंटैक्ट। ओके, एंड इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है? वो मोशन जो कि होने वाला है। ठीक है, दैट मोशन विच इज हैपनिंग, यानी कि वो मोशन जो कि होने वाला है उसको हम लोग इम्पेंडिंग मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग जान लें कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होने का क्या कारण है? तो इसका सबसे पहला कारण ये होता है कि जो भी बॉडी, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आप लोग तो बस यही जानते हैं कि कोई भी सरफेस जो है सो टोटली स्मूथ होता है। ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है जो कि एकदम परफेक्टली स्मूथ होता है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो है सो कुछ न कुछ रफनेस होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी सरफेस ऐसा नहीं होता है जो कि परफेक्टली स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और पहला कारण क्या है जिसके कारण फ्रिक्शन होता है? तो पहला कारण ये है कि टोटल बॉडी जो होता है, अगर मान लीजिए कि एक सरफेस है, अगर उस पर हम दूसरे सरफेस को अगर दूसरे बॉडी को अगर हम उस पर रखते हैं, ठीक है, तो वो जो बॉडी है वो पूरे सरफेस को कवर नहीं करता है। वो छोटे छोटे पॉइंट, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं उस पर जो है सो उस बॉडी का जो है सो होल वेट जो है सो फॉल करता है। ठीक है, यानी कि होल वेट ऑफ अ बॉडी फॉल्स ऑन अ वेरी स्मॉल पॉइंट। ठीक है, एंड ड्यू टू द स्मॉल पॉइंट देयर इज अ वेरी लार्ज प्रेशर ऑन दैट पॉइंट। कहने का मतलब कि पूरे उस बॉडी का जो पूरा जो सरफेस होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट पे जो है सो फोर्स करता है, और बहुत छोटा एरिया पर जो है सो प्रेशर लगने के कारण, बहुत छोटे एरिया पर जो है सो प्रेशर लगने के कारण, बॉडी को कवर करने के कारण क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण क्या होता है कि उन छोटे छोटे पॉइंट के बीच में जो है सो एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो सिक कर जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कोल्ड वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, और जब हम लोग उस पर लार्ज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो सरफेस है वो स्ट्रेच करता है, यानी कि बॉन्ड जो है सो स्ट्रेच करता है, और स्ट्रेच करने के कारण क्या होता है कि बॉन्ड टूटता है। बॉन्ड टूटेगा तो अपोजिशन बढ़ता है, जिसके कारण फ्रिक्शन भी जो है सो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इससे बस ये पहला कारण है जिसके कारण जो है सो फ्रिक्शन होता है। दूसरा कारण क्या है फ्रिक्शन होने का? तो दूसरा कारण ये है कि जो फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। कहने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि दिस इज ए कंटैक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? एक कंटैक्ट फोर्स है और ये सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो ये दूसरा कारण हो गया फ्रिक्शन होने का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्राई फ्रिक्शन के बारे में। ड्राई फ्रिक्शन क्यों बात करते हैं? क्योंकि अगर हम फ्लूइड का अगर बात करेंगे तो उसमें अलग फ्रिक्शन होता है, और ड्राई फ्रिक्शन यानी कि अगर दो सरफेस के बीच में जो है सो ड्राई है तो उसको हम लोग ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, और ड्राई फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसका डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यानी कि अगर दो सरफेस के बीच में देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। अगर दो सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो
कौन से फ्रिक्शन हो रहा है वहाँ पे जो है सो स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर दो सरफेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कितने फ्रिक्शन होते हैं, 2 होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का बात करें तो ये क्या होता है, when external force is applied on a body and there is no relative motion, ठीक है। कि अगर हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी वहाँ पे क्या होता है कि उस बॉडी को जो है सो उस फोर्स को मतलब एक्सटर्नल फोर्स को जो है सो एक फोर्स अपोज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि ऐसा भी केस होता है जिसमें हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसके बावजूद भी वो बॉडी जो है सो मोशन नहीं करता है, तो उस केस में जो उस फोर्स को जो अपोज करता है जो फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफएस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफएस से करते हैं, ठीक है। और उसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो ये होता है डायमेंशन होता है वो mLT⁻² होता है। यानी फ्रिक्शन क्या है, ये भी तो एक फोर्स ही है और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT⁻² होता है, ठीक है। तो ये हो गया लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। उससे पहले हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको बोलते हैं कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जब मैक्सिमम हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है इसका जो वैल्यू होता है, इसका रेंज होता है 0 न्यूटन से लेकर उसका मैक्सिमम वैल्यू तक। और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉज ऑफ स्टैटिक, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और जब हम लोग उसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, और जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो वो जो फ्रिक्शन होता है वो बराबर होता है μ/n के। और यहाँ पर जो म्यू जो होता है ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में हम लोग म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलिए या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बोलिए, बोथ आर सेम, ठीक है। तो और ये जो कोफिशिएंट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का, ये डिपेंड करता है दो सरफेस के, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, यानी कि सरफेस के नेचर ऑफ द सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट के बारे में हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, अगर हम किसी भी बॉडी पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एंड देयर इज़ रिलेटिव मोशन, और अगर वहाँ पे जो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे अगर वहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है तो उस केस में जो फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ अ बॉडी, जो फोर्स उस बॉडी के मोशन को अपोज करता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और यही चीज़ जो है सो आप लोग क्लास 8 से रटते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि द फोर्स विच अपोजेज द मोशन, वो जो केस होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का केस होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई फ्रिक्शन का डिफिनीशन पूछे तो ये नहीं बोलिएगा कि द फोर्स विच अपोजेज द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ऐसा नहीं बोलिएगा। आपको बोलना है कि इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन और इम्पेंडिंग मोशन ऑफ अ बॉडी विच आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये आपको बोलना है, ठीक है। ये नहीं बोलना है कि अपोज करता है मोशन को, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल भी हम बता दिए। तो अब हम लोग बात कर रहे थे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ओके, देन देयर इज ए रिलेटिव मोशन, वहाँ पे जो है सो रिलेटिव मोशन होगा, देयर विल बी रिलेटिव मोशन, ठीक है। देन द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन।
okay, and kinetic friction is denoted by Fk, okay, and the dimension of kinetic friction is mlt to the power -2, okay, and and here the kinetic friction is equal to mu k into n, and mu k is a coefficient of kinetic friction and it's depend on the surface, okay, and it depend on the nature of the surface, ये surface के nature पर depend करता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि म्यू जो होता है इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा या बराबर या फिर 1 से कम या 1 के बराबर होता है। अगर म्यू का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो वो परफेक्टली स्मूथ होगा। अगर म्यू का वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगा तो वो परफेक्टली क्या होगा, रफ होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, और वो ब्लॉक जो है सो एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और उस ब्लॉक का जो अपना वजन है उसका जो अपना मास है वो दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। तो अगर उसका मास 10 kg है तो उस पर वेट कितना लगेगा, तो उस पर जो वेट लगेगा वो लगेगा 100, कितना लगेगा, 100 लगेगा। और वहाँ पे वो जो ब्लॉक है वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो उस पर ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और वो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो बराबर होगा 100 के, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो वो जो 100 न्यूटन का जो वो है और वो जो सरफेस जिस पर हम लोग ब्लॉक को रखे हुए हैं तो उसका जो म्यू एस का वैल्यू जो होगा वो हमको दिया रहेगा। तो म्यू एस का वैल्यू अगर किसके लिए, म्यू के का वैल्यू और म्यू एस का वैल्यू अगर हमको दिया रहेगा तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला पुट करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि म्यू एस का वैल्यू अगर हमको दिया हुआ है 5, ठीक है, अगर म्यू एस का वैल्यू अगर हमको दिया हुआ है 5 तो उस केस में अगर हम लोग बात करें, हम स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हम निकालेंगे और उसी केस में जब हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हम निकालेंगे और काइनेटिक और म्यू के का वैल्यू कुछ और दिया हुआ है तो अगर हम निकालेंगे तो सपोज डैट कि अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अगर हमको आता है 50 न्यूटन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आता है 50 न्यूटन और स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आता है 20 न्यूटन, ठीक है। तो और आप अगर एक्सटर्नल फोर्स उस ब्लॉक पर अगर 1 न्यूटन का लगाएंगे तो बताइए कि फ्रिक्शन कितना लगेगा उस पर। तो अगर आप उस ब्लॉक पे 1 न्यूटन का अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन भी एक ही होगा। अगर 10 न्यूटन का भी अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो फ्रिक्शन 10 ही होगा। अगर आप 25 का अप्लाई कीजिएगा एक्सटर्नल फोर्स तो फ्रिक्शन भी 25 ही होगा। अगर आप 50 का अप्लाई कीजिएगा एक्सटर्नल फोर्स उस केस में भी फ्रिक्शन 50 ही होगा। लेकिन जैसे ही अगर आप 50 से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन का वैल्यू घट जाएगा और घटने के बाद कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप 50 से अगर ज़्यादा फोर्स अगर लगाते हैं कितने भी ज़्यादा तो जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू आएगा वो 20 ही आएगा। इससे मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये इसका रेंज होता है 0 न्यूटन से एक मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू से अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर मैक्सिमम वैल्यू से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि उसका अगर मैक्सिमम वैल्यू जो है सो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन अगर उससे एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़्यादा हो जाए तो उस केस में उसका फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो घट जाता है और एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम उस ब्लॉक पे हम लोग जब 50 न्यूटन तक का फोर्स लगाएं तो वो ब्लॉक जो है सो रेस्ट में ही था और उस केस में उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। लेकिन जैसे ही उस पर हम 50 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाएं तो उसका फ्रिक्शन का वैल्यू घट करके 20 हो गया और वो 20 यानी कि जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे वो 20 ही उसका फोर्स फ्रिक्शन उस पर लगेगा उस ब्लॉक पे, ठीक है। और वो जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो आई होप कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो फ्रेंड नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि कांटेक्ट फोर्स 2 होते हैं,
एक होता है नॉर्मल रिएक्शन और एक होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सरफेस के पैरेलल होता है। ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और जो फ्रिक्शन होता है वो सरफेस के पैरेलल होता है, ठीक है। और हम इन नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जब हम लोग नेट कांटेक्ट निकालते हैं, उसका जो रिजल्टेंट निकालते हैं, वो जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग नेट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ नेट कांटेक्ट फोर्स, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड नेट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा, ध्यान में रखिएगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा उस केस में नॉर्मल रिएक्शन और नेट कांटेक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। किसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन? कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कांटेक्ट फोर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो उस केस में उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि अगर नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल होता है किस समय में, जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो उसको हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। तो आज हम लोग किसके बारे में जान लें? फ्रिक्शन के बारे में जान लें कि फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, सबके बारे में अच्छे से हम लोग जान लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हम लोग का रहेगा एंगल ऑफ रिपोज। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।